हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय का कंटेंट, जिसमें इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना का यह आखिरी चैप्टर भाग 12 के रूप में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके पहले जो हमने भाग 1 से लेकर भाग 11 तक पढ़ा, उसको अगर वन शॉट में हम लें तो इस पार्ट को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग अमेरिका की खोज के पहले, यानी पहला भूमंडलीकरण, जिसमें रेशम मार्ग का जिक्र होता है और रेशम मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान चलते रहते हैं। भोजन की भी यात्रा होती है जो नूडल्स से लेकर के स्पैघेटी तक दिखाई देती है। यहां पर एशियाई देशों का, खासकर भारत और चीन का दबदबा दिखाई देता है। लेकिन दूसरा भूमंडलीकरण शुरू हो जाता है अमेरिका की खोज के बाद में, लेकिन दूसरे भूमंडलीकरण की जब हम बात करते हैं तब वह प्रभावी दिखाई देता है हमको 1846 से, जब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया जाता है। कॉर्न लॉ के समाप्त होने के साथ ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया यूरोप के नेतृत्व में चलती है और यूरोप भी खासकर ब्रिटेन के नेतृत्व में, और यह निर्बाध गति से तब तक चलती है जब तक प्रथम विश्व युद्ध आरंभ नहीं हो जाता। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही ये जो यूरोपीय देशों के नेतृत्व में जो भूमंडलीकरण चल रहा था वह होता है समाप्त, और अब नया डॉन जो है अर्थव्यवस्था का आता है अमेरिका, और अमेरिका के नेतृत्व में अब शुरू होती है भूमंडलीकरण की नई प्रक्रिया। भूमंडलीकरण की इस नई प्रक्रिया में अमेरिका का दबदबा बढ़ता है उसके बृहद उत्पादन के कारण। मास प्रोडक्शन वो शुरू करता है और फिर उसकी वजह से धीरे धीरे करके सारी दुनिया में उसकी धाक जम जाती है। इसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फिर से एक बार दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ती है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ती है तो एक अर्थशास्त्री होते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स के नेतृत्व में अमेरिका की एक जगह है न्यू हैम्पशायर, वहां पर ये सारे के सारे देश इकट्ठे बैठते हैं और एक नई व्यवस्था लाते हैं, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। इसके पहले ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आई 1944 में। इसके पहले दुनिया की मुद्राओं का लेन देन स्वर्णमान व्यवस्था के अंतर्गत होता था। जैसा कि मैंने आपको 19वीं शताब्दी की भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बताया था कि प्रमुख कारक जो था वह स्वर्णमान व्यवस्था था, और उस चैप्टर में मैंने उसको छोड़ दिया था। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि स्वर्णमान व्यवस्था क्या थी, और इसी स्वर्णमान व्यवस्था को 1944 में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के आने के साथ ही समाप्त कर दिया जाता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में होता क्या है कि जो सोने का भंडार है उसके आधार पर अमेरिकी डॉलर को, एक डॉलर को 35 औंस सोने के साथ में इंडेक्स कर देते हैं। 35 औंस सोना मतलब 992.32 ग्राम, अर्थात लगभग 1 किलोग्राम सोना $1 देकर खरीदा जा सकता था। अब बाकी की दुनिया की जो मुद्राएं थी उसको जोड़ दिया गया डॉलर के साथ। यह व्यवस्था कहलाई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का भी समापन होता है। अमेरिका जो सोने के साथ में उसकी मुद्रा इंडेक्स थी, उस व्यवस्था का वह त्याग कर देता है। क्या कारण थे और वो कौन सी स्थितियां निर्मित हो गई थी जिसकी वजह से अमेरिका को यह ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का त्याग करना पड़ा, और इसी के साथ में दुनिया का वास्तविक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो चलिए हम देखते हैं और शुरू करते हैं कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का पतन कैसे हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई। चलिए, कक्षा 10 और इसका भाग 12 हम देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन कैसे हुआ था, और इसी के साथ हम देखेंगे कि वैश्वीकरण की जो शुरुआत है 20वीं शताब्दी में, यह किस तरह से हुई थी। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसके अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं भाग 12 यानी फाइनल चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही चर्चा के दौरान बताया कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना एक बहुत लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें समझने की दृष्टि से इसको अपने को पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट यानी पहला भूमंडलीकरण, दूसरा पार्ट यानी दूसरा भूमंडलीकरण, और तीसरा पार्ट यानी तीसरा भूमंडलीकरण। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का आखिरी भाग,
जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिरता और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि सालों की स्थिरता यानी वर्षों की स्थिरता। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है वह 1944 से आरंभ होती है और इसके बाद में हमने देखा कि दुनिया का जो व्यापार करने का दर है वह 8% की दर से बढ़ता है। दुनिया में जो आय है दुनिया की वह 5% की दर से बढ़ती है, ये देखा। दुनिया में बेरोजगारी का जो स्तर है वह जो है 5% से भी कम हो जाता है। इसका मतलब दुनिया में तेज वृद्धि हो रही है, स्थिरता है, इसके बावजूद भी दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक दुनिया को चलाने वाली जो औद्योगिक महाशक्तियां थीं, ये सर्वे सर्वा थीं। अब 1945 के बाद बहुत सारे देश आजादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में नए देश आगे बढ़ रहे हैं, वे आजाद हो रहे हैं और ये जो आजाद होने वाले नए देश हैं, इनका इन औद्योगिक देशों से भरोसा टूट रहा है। इनके द्वारा बनाई गई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर इनका भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से दुनिया में आर्थिक रूप से गहमा गहमी मची हुई है। नए देश जो आजाद हुए हैं वे चाह रहे हैं कि हम भी आर्थिक महाशक्ति बन जाएं, हमारा भी विकास हो जाए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी डेवलप हो जाए। उस प्रक्रिया में ये भी अपने देशों में टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, आयात शुल्क, जैसा कि अमेरिका ने महामंदी की शुरुआत में लगाया था। अब अमेरिका की ही सीख करके नए आजाद देश ये भी अपने देश में आयात शुल्क लगाते हैं ताकि इनके देश की जो अर्थव्यवस्था है, इनके देश के जो उद्यमी हैं, उनको भी कमाने खाने का अवसर मिल सके। अब इस प्रक्रिया में जैसा कि हमने पिछले कंटेंट में देखा है कि 1920 के दशक से बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये देश लगा रहा है आयात शुल्क, तो इन्हीं देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्यम लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगाने आगे बढ़ती हैं। अब इसी प्रक्रिया में 1960 के दशक में अमेरिका भी वहां पर जाता है, तो विदेशों में अमेरिका भी इन्वेस्ट करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका की वित्तीय स्थिति और उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होती है। अब जो डॉलर है उसका दुनिया में सरपंची उसकी नहीं चल पाती डॉलर की, यानी जितना सम्मान उसका डॉलर का पहले था, अब वो डॉलर का वो सम्मान नहीं रह गया है। तो सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगती है, जिसकी वजह से स्थिर विनिमय दर व्यवस्था फेल हो जाती है और फ्लोटिंग मतलब प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था आरंभ होती है। तो ये स्थिर विनिमय दर व्यवस्था, अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था अभी आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा। तो चलिए पहले अपन समझ लेते हैं ये विनिमय दर होता क्या है। विनिमय दर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया दो देशों के बीच व्यापार। एक देश है ए, एक देश है बी, इन दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है। इस देश की मुद्रा कुछ अलग है, इस देश की मुद्रा कुछ अलग है। अब इन देशों के बीच में जब आदान प्रदान होगा मुद्राओं का, तो वह कैसे हो? तो इनके लिए इनके बीच की जो एक्सचेंजिंग रेट है कि तुम्हारे इतनी मुद्रा के बराबर हमारी इतनी मुद्रा होगी, यही कहलाता है विनिमय दर। अब ये विनिमय दर दो प्रकार की हमको दिखाई देती है, एक स्थिर विनिमय दर और एक अस्थिर विनिमय दर। तो स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं, इसको पहले अपन पढ़ लें, फिर इसको अपन समझेंगे। जब विनिमय दर स्थिर होती है अर्थात उसमें आने वाले उतार और चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों का हस्तक्षेप होता है। ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स जो है वो क्या बोलते थे कि अर्थव्यवस्था में सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो सरकार हस्तक्षेप करे तो उस दौरान जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है और मुद्राओं का लेन देन होता है, एक दूसरे के साथ में मुद्राओं का एक्सचेंज होता है, उस स्थिति को बोलते हैं स्थिर विनिमय दर। लेकिन जब विदेशी मुद्रा की एक्सचेंज में सरकारों का हस्तक्षेप खत्म हो जाए और वह केवल बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर चले, उसी के आधार पर घटती बढ़ती रहे, तो इसको बोलते हैं अस्थिर विनिमय दर। तो इतना पढ़ के तो आपको समझ में आया नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो
चलिए अपन सबसे पहले देख लेते हैं स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर दो प्रकार की थी, एक था स्वर्णमान व्यवस्था और दूसरी थी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। स्थिर विनिमय दर में क्या होता है, सामान्य तौर पर मुद्राओं का जो लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, उसकी जो वैल्यू है वो लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि स्वर्णमान व्यवस्था। स्वर्णमान व्यवस्था में क्या होता है इसको अपन आगे इसी वीडियो में समझेंगे। और दूसरी व्यवस्था थी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। इस ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका के डॉलर को सोने के साथ में जोड़ दिया गया था और दुनिया की जो मुद्राएं थी वो डॉलर के साथ जुड़ गई थी। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं स्वर्णमान व्यवस्था क्या थी। तो अपन मान के चलें कि पूरी दुनिया में स्वर्णमान व्यवस्था कुछ इस तरह से चलती थी। हम उदाहरण लेते हैं दो देशों का। एक देश ऐसा है जहां की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और दूसरा देश ऐसा है जहां की मुद्रा है डॉलर। तो ये दोनों देश जो है अपनी मुद्राओं को अपने स्वर्ण भंडार के हिसाब से निर्धारित कर लेते हैं। अपने स्वर्ण भंडार के साथ में इंडेक्स करके जितना स्वर्ण भंडार है उसके हिसाब से अपनी मुद्रा का मान तय कर लेते हैं। कैसे? इस तरह से कि जो देश आ है और देश बा है, तो देश आ की मुद्रा है पाउंड और देश बा की मुद्रा है डॉलर। देश आ ने क्या किया, अपना एक पाउंड किससे जोड़ दिया, 20 ग्राम सोने से। यानी उसके देश में जितना भी सोने का भंडार है उसके हिसाब से 20 ग्राम सोने के बराबर एक पाउंड, जबकि दूसरे देश ने क्या किया, 5 ग्राम सोने के बराबर $1 तय कर दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक पाउंड के बराबर कितना हो गया, $4 हो गया सोने की कीमत के हिसाब से। यानी अब इन दोनों देशों के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो मुद्राओं का लेन देन आराम से हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण भंडार के हिसाब से, स्वर्ण मानक के हिसाब से यह तय हो गया कि एक पाउंड बराबर $4। अब मान लीजिए देश आ ने देश बा के लिए 1,50,000 पाउंड का निर्यात किया और बा देश से देश आ ने 50,000 पाउंड का आयात किया। यानी कौन सा देश सरप्लस में है, देश आ। इसकी अर्थव्यवस्था सरप्लस में है। इसका मतलब व्यापार अधिशेष की स्थिति में है देश आ। इसका मतलब देश बा को कितने रुपए, देश बा को कितनी मुद्रा देश आ के लिए देना पड़ेगी। यानी अगर अपन देखें तो ये लगभग 1 लाख पाउंड की देनदारी रखता है। अब 1 लाख पाउंड कितने डॉलर के बराबर है, $4 के बराबर है। इसका मतलब इसको देना होगा $4 लाख। अब ये $4 लाख तो क्या देगा, $4 लाख के बदले में ये $4 लाख कीमत का सोना दे देगा और उस सोने की कीमत 20 लाख ग्राम। क्यों? क्योंकि $1 का सोना हो रहा है 5 ग्राम, इसलिए $4 लाख का होगा 20 लाख ग्राम। और इसका मतलब हुआ 20 लाख ग्राम का मतलब हुआ 2000 किलो। तो इसने 2000 किलो सोना जो है देश आ को दे दिया। अब हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके देश में 1 लाख पाउंड जो है वो बढ़ जाएंगे और ये अपने देश में से $4 लाख जो है वह हटा लेगा। यानी कि इस देश की लिक्विडिटी हो गई कम और इस देश में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से स्वर्णमान व्यवस्था काम करती थी। लेकिन जब स्वर्णमान व्यवस्था खत्म हुई 1944 में, उसकी जगह पर आ गई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। अब स्वर्णमान व्यवस्था में तो सोने से पूरी अर्थव्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। हां, उस दौरान जो उपनिवेश थे उनको चांदी के साथ में इंडेक्स किया गया था। आपके कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जितना आपको जानना आवश्यक है उतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या चालू होती है, कब, 1944 में। 1944 में जब यह व्यवस्था चालू होती है तब यह तय किया जाता है कि अमेरिका का जो डॉलर है वह सोने के साथ में इंडेक्स कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका की जो मुद्रा है वह सोने के भंडार के आधार पर निर्धारित होगी। तो इस प्रकार ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में जो अमेरिका की मुद्रा थी डॉलर, तो $35 सोने को 1 औंस सोने के साथ में इंडेक्स कर दिया गया। यानी $35 सोना देकर 1 औंस सोना खरीदा जा सकता था। इस तरह से उसको जोड़ दिया गया। 1 औंस जो सोना है उसका भारत के हिसाब से, अपने हिसाब से अपन वैल्यू देखें तो वह 31.10 ग्राम होता था। अर्थात अमेरिका का जो डॉलर था वह सोने के साथ में इंडेक्स हो गया।
और अन्य देशों की जो मुद्राएं थी वो मुद्राएं डॉलर के साथ में इंडेक्स हो गई। तो इसे ही कहा गया ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अमेरिका का डॉलर सोने के साथ में जुड़ गया और बाकी दुनिया की जो मुद्राएं थीं वह जुड़ गईं डॉलर के साथ। तो इस तरह से ब्रेटन वुड्स व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1960 के दशक में क्या हुआ कि अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी विदेशी सहायता जारी रखी, तो अपना डॉलर जो है इसने विदेशों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जो विदेश थे, खासकर वो विकासशील देश जो नए नए आजाद हुए थे, इस दौरान उनके अंदर भी आर्थिक चेतना आ गई और आर्थिक चेतना आने के कारण उन्होंने डॉलर रखा। लेकिन अब डॉलर के साथ में जो इन्होंने इंडेक्स किया था, इन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन शुरू कर दिया। और जब हमारे देश में भी 1944 से लेकर के 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया, फिर 1970-71 के आसपास किया, वो डेट मेरे को कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा कहीं से। तो इस तरह से अवमूल्यन हुआ। जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो उसकी तुलना में डॉलर की कीमत और ज्यादा बढ़ गई। तो अब क्या किया इन देशों ने? अपना डॉलर जो है वापस अमेरिका को दे करके और उससे सोना लेने लगे। तो अब ऐसी स्थिति में जब ये लोग सोना वापस लेने लगे तो अमेरिका के पास डॉलर बहुत ज्यादा हो गया और उसकी तुलना में सोने की मात्रा कम हो गई। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पोजीशन ये हो गई कि डॉलर की मात्रा को कवर करने के लिए अब अमेरिका के पास पर्याप्त सोना नहीं था और जिसके कारण डॉलर का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया। अब अमेरिका के सामने ये स्थितियां विकट हो गई। तो अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, भैया मैं डॉलर के बदले में अब आप लोगों को सोना नहीं दूंगा, मैं ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का त्याग करता हूं। अब ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आपने त्याग कर दिया तो नई जो एक्सचेंज रेट होगी, जो नई विनिमय दर होगी, वो क्या होगी? वो होगी अस्थिर विनिमय दर। तो चलिए जान लेते हैं अस्थिर विनिमय दर क्या है। अस्थिर विनिमय दर यानी कि परिवर्तनशील या लचीली विनिमय दर अब बाजार की आपूर्ति और मांग की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होने लगी। मतलब जिस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जितनी ज्यादा मांग होगी उसके आधार पर उसकी कीमत तय की जाने लगी। यानी जब किसी मुद्रा की मांग आपूर्ति से ज्यादा हो जाए तो मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है और जब किसी मुद्रा की आपूर्ति मांग से ज्यादा हो जाए तो मुद्रा की कीमत घट जाती है। इस तरह से अभी भी अमेरिका नंबर 1 डॉलर था, पाउंड जो है चौथे नंबर पर था। इस तरह से स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर काम करने लगी। इस प्रकार एक बार फिर अपन देखते हैं कि पूरी दुनिया में निवेश के चक्कर में अमेरिका का जब वित्तीय नुकसान होने लगा, उसके डॉलर का दबदबा कम होने लगा, डॉलर की कीमत गिरने लगी, तो उसने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का त्याग कर दिया और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के त्याग के साथ ही स्थिर विनिमय दर व्यवस्था फेल हो गई और अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था आरंभ हो गई। अब दुनिया नई एक्सचेंज रेट के साथ में नए वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए अपन उसको देखते हैं। होता क्या है, 70 के दशक में, जब 70 के दशक की बात करूं मैं तो 1970 की बात हो रही है। 1970 के दशक में यानी इसके लगभग मिड सेशन की बात करें, यानी 75-76 के आसपास की अगर अपन बात करें, इस समय क्या होता है, दुनिया की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब क्या हो सकता है कि ये दुनिया के जो विकासशील देश हैं वे भी कर्जे और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते हैं, लेकिन G77 में यह तय किया गया कि उनको वेस्टर्न कंट्रीज के जो बैंक हैं, जो निजी ऋणदाता संस्थाएं हैं, उनसे कर्ज नहीं लेना है। विकासशील विश्व जो था उनके सामने समय समय पर कर्जे का संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण उनकी इनकम में गिरावट हो जाती, वहां पर गरीबी भी बढ़ जाती। ये समस्या सबसे ज्यादा हमको लैटिन अमेरिकी देशों यानी यहां और अफ्रीका में दिखाई देती है। हुआ क्या कि जब दुनिया के जो नए आजाद देश थे, शुरुआत में तो इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संस्थानें जो IMF थी, जो वर्ल्ड बैंक थी, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब यूरोपीय देश, जापान, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी कुछ इस तरह से डेवलप हो गई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने के कारण कि इनको IMF और वर्ल्ड बैंक की आवश्यकता अब महसूस नहीं हो रही थी, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने
विकासशील देशों को ऑफर दिया। शुरू में तो इन लोगों ने इसको रिफ्यूज कर दिया, लेकिन नए विकासशील देशों को अपने देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता पड़ी, और जो डीजल और पेट्रोल अरब देशों से मिलता था उन देशों में इन्वेस्टमेंट कर दिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने अपनी तकनीक के माध्यम से वहां के डीजल पेट्रोल यानी पेट्रोलियम पदार्थों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब विकासशील देशों की मजबूरी हो गई कि उनको ऊर्जा संसाधन में अधिक रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं, जिसके कारण कर्ज की स्थिति बन गई। अब कर्ज लेने के लिए इन लोगों को जाना पड़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास, लेकिन इन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यूरोपीय देशों ने अमेरिका की बैंकों से और जो बड़े आदमी थे अमेरिका के उन लोगों से भी जिस तरह से कर्ज लेकर रखा था, इन लोगों को बोलकर रखा गया कि इस तरह के कर्ज मत लो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से आप लोग कर्ज ले सकते हैं। और इस तरह से यहां पर विश्व बैंक और आईएमएफ जो है विकासशील देशों को भी कर्ज देने लगे। लेकिन शुरुआत में जब इन लोगों ने स्टार्ट किया तो कर्ज बढ़ जाने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। दुनिया में विशेषकर लैटिन अमेरिकी देश और अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था में यह जो कमजोरी हमको ज्यादा दिखाई दी। चीन वगैरह में क्या होता है, चलिए हम उसको देखते हैं। औद्योगिक विश्व जो है अब वो भी बेरोजगारी के संकट में फंसने लगा। हमने देखा था कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के दौर में औद्योगिक विश्व में बहुत तेजी आई। यहां की बेरोजगारी 5% से भी कम थी, जो कि अब बढ़ने लगी थी। 90 के प्रारंभिक दशकों में यहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। 70 के आखिर के दशकों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, आप लोगों को बताया मैंने कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के आसपास हुई थी, लेकिन 50 साल बाद उनकी स्थापना के यानी 1970 आते आते ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां एशियाई देशों का रुख करने लगी और वे इस तरफ आने लगी। उसका कारण था कि इन देशों में वेतन कम थे। ये क्यों था? चीन की अगर हम बात करते हैं तो जब चीन में 1949 की क्रांति हुई थी तो उसने अपने आप को विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग करके रखा हुआ था। लेकिन जब चीन में नई आर्थिक नीतियां आई, उधर सोवियत रूस जो आर्थिक महामंदी से अलग था, अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में शुरू हो गया था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के प्रभाव में अमेरिका की जीत हुई और सोवियत संघ जो है वह बिखर गया। सोवियत व्यवस्था फेल हो गई। सोवियत व्यवस्था फेल होने के कारण पूर्वी यूरोपीय देश, जैसे अपन जर्मनी की ही बात लें, जो कि जर्मनी का एक हिस्सा जो है वह सोवियत शैली का हो गया था, दूसरा हिस्सा अमेरिकी शैली का था। लेकिन जब सोवियत शैली खत्म हो गई, सोवियत रूस ही टूट गया, तब फिर से पूरी दुनिया दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गए और विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग। तो इस तरह से यह प्रक्रिया अब यहां पर इस तरह से हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आगे इस तरह से बढ़ती है कि जो चीन है यहां पर वेतन कम देता था वो अपने कर्मचारियों को, तो कम वेतन पर यहां कर्मचारी उपलब्ध थे। अब दुनिया के बाजारों में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए जो यूरोपीय देश हैं, जो अमेरिकी देश हैं, ये आपसी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। तो ये कंपनियों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया चीन की तरफ। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर हमारे टीवी, मोबाइल फोन या खिलौने या तो चीन में बने होते हैं या ऐसा लगता है जैसे चीन के ही हों, उनके चेहरे मोहरे इस तरह से बनते हैं। तो उसका कारण है कि चीनी अर्थव्यवस्था इस तरह से डेवलप हुई कि वहां पर अल्प लागत यानी कम इन्वेस्टमेंट किया जाता था। कारण क्यों है? क्योंकि वहां पर श्रमिकों का वेतन कम था। जब श्रमिकों का वेतन कम था तो आपको बता दूं मैं, उद्योगपति हमेशा यही चाहता है कि वह अपने श्रमिकों को कम वेतन दे ताकि उसको मुनाफा ज्यादा हो। और चीन में यह स्थिति थी, इसलिए से सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन की तरफ निवेश करने के लिए दौड़ी और चीन में निवेश शुरू हो गया। इसके अलावा उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में भी ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह का असर पड़ा। कैसे? भारत, चीन और खासकर ब्राजील, ये जो देश है इनकी अर्थव्यवस्थाओं में इतना बदलाव आया क्योंकि इन्होंने अपने यहां पर लेबर के जो वेजेस हैं, जो श्रमिकों की मजदूरी का दर है, वो कम रखी थी। तो इस वजह से यहां पर दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने लगी और उन्होंने अपना यहां पर कारखाने स्थापित करना शुरू कर दिए। और इस तरह से हम देखते हैं
कि दुनिया का जो आर्थिक भूगोल है अब वो पूरी तरह से बदलने लगा है और वैश्वीकरण की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है और वैश्वीकरण की वास्तविक शुरुआत इस तरह से होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था और उसके पहले की स्वर्णमान व्यवस्था, इसको कहते हैं हम स्थिर विनिमय दर व्यवस्था। विनिमय दर का मतलब होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनके बीच मुद्राओं का लेन देन किस तरह से हो, कि आपकी मुद्रा की कीमत क्या है, हमारी मुद्रा की कीमत क्या है, ताकि हमारे बीच में लेन देन आसान हो सके, वह हो जाता है विनिमय दर। शुरुआती विनिमय दर में सरकारी हस्तक्षेप था। तो स्वर्णमान व्यवस्था जिसमें हर देश की मुद्रा सोने से इंडेक्स होती थी और सोने की वजन और कीमत के हिसाब से उन दोनों के देशों के बीच में मुद्राओं का आदान प्रदान हो जाता था। उस आधार पर मुद्राओं को अपने देश में भी उसकी लिक्विडिटी बनाए रखते थे। इसको आपने स्वर्णमान व्यवस्था के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझ लिया। स्वर्णमान व्यवस्था जब 1944 में खत्म हुई और सरकारी हस्तक्षेप के साथ में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आई, तब भी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को भी हम स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन अमेरिकी डॉलर की मात्रा अमेरिका में बढ़ने लगी और सोने की उपलब्धता उसकी तुलना में कम हो गई, तो अमेरिकी डॉलर की कीमत भी गिर गई। तब फिर एक नई एक्सचेंज रेट आई, वह थी अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था। अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था में सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं, बाजार की मांग और पूर्ति के हिसाब से काम हो रहा है। यानी जिस चीज की बाजार में मांग होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी और जिस चीज की मांग नहीं होगी उसकी कीमत कम होगी। तो अमेरिकी मुद्रा की बाजार में ज्यादा मांग तो अमेरिकी डॉलर अभी भी बॉस। तो इस तरह से मांग और पूर्ति के आधार पर अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था चली। और इधर नए विकासशील देशों ने भी अपने देशों में शुरुआत में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए श्रमिकों का वेतन कम रखा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन में, भारत में, ब्राजील में यहां पर आकर अपने पांव जमाने लगी और वैश्वीकरण की प्रक्रिया वास्तविक रूप से अब शुरू हुई। प्रश्न आ सकता है कि वैश्वीकरण की शुरुआत का प्रमुख कारण कौन सा है? तो उसका प्रमुख कारण है विनिमय दरों में सुधार। इस बात का आप उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से आज हमारा यह चैप्टर हो जाता है समाप्त और आप लोगों की बारी है इन प्रश्नों को हल करने की। तो चलिए आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और मैं चलता हूं अब अगले कंटेंट की तैयारी के लिए, जो कि क्या होगा जब आएगा तब आप लोग खुद देख लेंगे। और हां, मैं अगला कंटेंट तैयार करूं, आप लोग चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, इसको शेयर करें और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पिछले मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सेट निकाला है 1012 सेट नंबर के जो मॉडल आंसर जारी किए हैं, उसमें सूचना एवं संचार क्रांति को क्या कहते हैं एक विकल्प आया था, उसमें मैंने आईटी लिखा था। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आया आईसीटी। निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं, तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोग कीजिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।